इस चैनल पे हम फिजिक्स के सारे चैप्टर को, जो कि 11th और 12th में है एनसीईआरटी में, उसके सारे चैप्टर को पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। पूरा सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि हमारा जितना भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो या बायो रिलेटेड मेडिकल लाइन के लिए हो, वो दोनों कवर हो जाए। तो हमारा पहला चैप्टर लेते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले हम जानते हैं कि यूनिट मेजरमेंट का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा, किसी भी चीज़ का यूनिट क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आप ना कोई नंबर सोचो, मान लीजिए 2 लेते हैं, तो जस्ट मैं 2 बोलूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है ये 2 क्यों बोल रहे हैं, मतलब जस्ट एक नंबर है 2। इन 2 के पीछे अगर हम मीटर्स बोल दें तो आप उसका मीनिंग क्या समझ रहे हो कि किसी चीज़ का लेंथ है। वैसे अगर मैं 2 के पीछे किलो बोल दूँ, किलोग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 किलो किसी चीज़ का वेट होगा या मास होगा। वैसे अगर मैं 2 के पीछे डिग्री सेंटीग्रेड लगा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ का टेम्परेचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यूनिट्स का ज़रूरत इसीलिए पड़ा था कि किसी भी चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो चीज़ है क्या। तो इतने डिस्कशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी जो नंबर हमारा होगा, प्लस अगर उसमें यूनिट ऐड कर दिया जाए तो हमारा एक कोई फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो लेंथ में हो या मास में हो या टाइम में हो या टेम्परेचर में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। अब फंडामेंटल बेस यूनिट्स क्या होता है, जैसे हम बहुत सारा चीज़ को मेज़र करते हैं या बहुत सारा चीज़ को जानते हैं या देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम किसी बेस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए आप सोचो, जैसे इंग्लिश जो है, हम पूरा इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा उसका फंडामेंटल्स कैरेक्टर क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स। 26 जो हमारा ABCDEFGH है, हम उसी से सारा इंग्लिश पढ़ते हैं, सारा वर्ड्स लिखते हैं, सब चीज़ लिखते हैं। तो उसी तरह से मेज़रमेंट के लिए हमारा बेसिकली कुछ ही यूनिट्स है जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। उसी से हमारा सारा आगे का यूनिट्स बनेगा, जितना भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसी बेस फंडामेंटल यूनिट्स से ही डिफाइन होगा। अब डिराइव्स यूनिट्स क्या है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसी फंडामेंटल्स यूनिट्स जो भी है उससे हमारा एक डिराइव्ड यूनिट्स बनेगा। तो जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स में क्या है, लेंथ को मेज़र करना है तो आपको मीटर में मेज़र करते हैं, आप मास मेज़र करना है किलोग्राम में मेज़र करते हैं, टाइम मेज़र करना है सेकेंड्स में मेज़र करते हैं। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, जैसे आप पकड़ लो स्पीड। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो उसका डिराइव्ड यूनिट्स कहाँ से बना, मीटर बाय पर सेकेंड। मीटर क्या था आपका, फंडामेंटल यूनिट था। सेकेंड क्या था, फंडामेंटल यूनिट था। लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड के लिए जो आप यूनिट लिख रहे हो मीटर पर सेकेंड, वो डिराइव्ड यूनिट है। वो डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या हो गया कि आपके कोई भी फंडामेंटल यूनिट को हम यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। जैसे हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसे बना, किलोग्राम को आप क्या है, केजी, कोई भी मास है तो मास मतलब किलोग्राम में मेज़र होगा। मीटर लेंथ के लिए आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्या है, वो भी आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारा ये जो फोर्स के लिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मतलब फोर्स का जो यूनिट आया, ये आया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके, इसलिए इसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों को मिला के हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया कि पूरे वर्ल्ड में अगर मान लीजिए आप हर जगह अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग यूनिट रख लें, कि इंडिया में हम अपना मीटर यूज़ करें, इंटरनेशनल में कोई सेंटीमीटर में यूज़ करें, कहीं और किसी और यूनिट्स में यूज़ करें, तो हमारा क्या होगा ना, प्रॉब्लम होगा साइंटिस्ट को। मान लो इंडिया का साइंटिस्ट कुछ एक डाटा निकाला, अब जापान में कोई साइंटिस्ट एक डाटा निकाला, तो इसने अपने यूनिट्स में निकाल दिए, उसने अपने यूनिट्स में निकाल दिए, तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इस सारे कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए ही हम लोगों ने इंटरनेशनली एक SI यूनिट बनाया। SI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने लेंथ को फिक्स कर दिया कि लेंथ को जब भी मेज़र किया जाएगा तो मीटर में मेज़र किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट भी मीटर में डिस्कस किया जाएगा। मास होगा तो किलोग्राम में होगा, टाइम होगा तो सेकेंड में होगा, टेम्परेचर होगा तो केल्विन में होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यही हुआ जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को एक
प्लेटफॉर्म दिया गया कि सारे यूनिट्स को हम इस तरीके से देखेंगे, उसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब क्या है कि हर, जैसे मैं आगे बता रहा था आपको कि हर कंट्रीज में अलग अलग मेजरमेंट का, स्टार्टिंग में क्या था ना, सारे कंट्रीज में अलग अलग तरीके से मेजर करते थे। कोई सीजीएस सिस्टम में मेजर कर रहा है, कोई एफपीएस सिस्टम में मेजर कर रहा है, कोई एमकेएस सिस्टम में मेजर कर रहा है। अब सीजीएस सिस्टम एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो किसी कंट्री में लेंथ के को सेंटीमीटर में माप रहे हैं, मास को ग्राम में मेजर कर ले रहे हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। एफपीएस सिस्टम में क्या है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। अब एक कंट्री का साइंटिस्ट दूसरे कंट्री से जब कनेक्ट करे तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, वो सीजीएस में बता रहे हैं, ये एफपीएस में बता रहे हैं, तो हमें सारा डाटा को कन्वर्ट करना पड़ता था। अब सीजीएस से आप पहले एफपीएस में करो, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट करने का, अब ये एक तरह का प्रॉब्लम हो गया। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, एक एसआई सिस्टम बनाया गया। एसआई सिस्टम क्या है कि इंटरनेशनली सारे कंट्रीज में सेम यूनिट, सेम स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाएगा। एसआई का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टमी ऑफ इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग वही होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या किया कि सारे चीज़ों को, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, उसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे, किस यूनिट में मेज़र करेंगे, उसको फिक्स कर दिया गया कि भाई अब चाहे वो इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, जहाँ भी हो, आप जो है एसआई सिस्टम में मेज़र करोगे और डाटा जो भी बताओगे एसआई सिस्टम में बताओगे। तो इससे क्या होगा, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब एसआई सिस्टम के ना बेसिक 7 यूनिट्स ही होते हैं। 7 बेसिक यूनिट से ही हमारा सारा सिस्टम, जितना भी आगे आप फॉर्मूला पढ़ोगे या जो भी चीज़ें पढ़ोगे, वो यही 7 या 7 बेसिक यूनिट्स से बनेंगे। मतलब डिराइव्ड फार्मूला होगा, जैसे फोर्स के लिए होगा, मास के, फोर्स के लिए हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, या हम एनर्जी आगे पढ़ेंगे बहुत तरह का। तो सारा कुछ हमारा यही 7 बेस यूनिट्स से ही बनेगा। 7 बेस यूनिट्स क्या क्या है हमारा, लेंथ के लिए मीटर है। अब मीटर्स आप जब भी सोचोगे ना, लेंथ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मास मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम मतलब, मास मतलब क्या हो गया, कोई कितना हैवी है, कितना वेट है किसी चीज़ का, कम है ज़्यादा है तो वो मास हो गया। टाइम, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ करने में आपको, कोई भी मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, या कोई चीज़ स्पीड चल रहा है, कोई ट्रेन चल रहा है, तो उसको कितना टाइम लगा, मतलब कितना लॉन्ग, कितना समय लगा, उसी को हम लोग सेकेंड्स में मेज़र करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग का घर में चलता है, उसको हम लोग एम्पियर में मेज़र करते हैं और इसका सिंबल ए होता है। सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है। और इस करंट से मेनली हम लोग क्या मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मेज़र करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट का फ्लो, उसको हम लोग एम्पियर में मेज़र करेंगे। 10 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, 4 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ये सारा चीज़ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में मेज़र करेंगे। टेम्परेचर अगर होगा किसी भी चीज़ का तो उसको हम लोग केल्विन में मेज़र करेंगे। ये सारा मैं एसआई सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ये बेसिक यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम का। तो जितना भी टेम्परेचर होगा, वो कितना, कोई भी चीज़ कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, उसको हम लोग केल्विन में मेज़र करेंगे। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको हम लोग मोल में मेज़र करते हैं। मोल का सिंबल MOL होता है और यूनिट क्या होता है, MOLE। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का चीज़ है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होंगे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आप केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम लोग जितना भी पार्टिकल्स का मेजरमेंट अगर करेंगे तो वो मोल में होगा। अब क्या है, लाइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम लोग कैंडेला में मेज़र करते हैं, सिंबल CD होता है। और अब कैंडेला जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है किसी भी चीज़ का ब्राइटनेस, जैसे मान लो आपके घर में एक लाइट है, तो उसके आप जब बल्ब खरीद के लाते हो तो देखना उसमें आप लिखा होगा कितने कैंडेला का है, उससे डिफाइन होता है कि कितना उसका ब्राइटनेस होगा। हमारा 2 स्पेशल SI यूनिट्स भी होता है, जिसमें एक हो गया प्लेन एंगल, दूसरा हो गया सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल किस चीज़ के लिए मेज़र होगा, सॉलिड एंगल किस चीज़ के लिए मेज़र होगा, तो सर्कल जितना भी होगा, सर्कल को हम लोग प्लेन एंगल में मेज़र करेंगे। और जो सॉलिड एंगल मतलब स्फीयर, कोई भी स्फीयर है तो उसका जो भी हम एंगल मेज़र करेंगे उसको स्टेरेडियन में मेज़र करेंगे, उसको हम लोग सॉलिड एंगल्स बोलते हैं। अब मान लो पहले हम लेते हैं प्लेन एंगल, तो मान लो एक सर्कल लिया आपने, उस सर्कल पे कोई आर्क है, उसका लेंथ क्या है, DS है, ठीक है, और रेडियस है उस सर्कल का R। हमको ये थीटा मेज़र करना है,
कि वो कितना एंगल का है। तो उस चीज़ को है ना, चाहे आप इंडिया में मेज़र करो या बाहर मेज़र करो, कहीं भी मेज़र करो, वो रेडियन में ही मेज़र किया जाएगा कि हाँ भाई इतने रेडियन का ये है। तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई आर। इसको हम लोग डी थीटा जो निकलेगा ये रेडियन में हमेशा निकलेगा, है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ जैसे मान लो आपका थीटा है तो 10 रेडियन होगा, 12 रेडियन होगा, तो थीटा जब भी होगा 1 रेडियन में होगा। इसको हम लोग क्या एक तरह से बोल सकते हैं 2D एंगल्स। मतलब मान लो एक सर्कल है तो उसमें तो 2D ही होगा, सर्कल एक 3D हो नहीं सकता। तो 2D के लिए हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। अगर हमको एंगल मेज़र करना है 2D में तो उसको हम लोग रेडियन में मेज़र करेंगे। अगर आपको 3D में मेज़र करना है, 3D में क्या होता है, सर्कल 3D हो जाता है एक तरह से, क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्पेयर का अगर आपको एक एंगल मेज़र करना है जिसको हम लोग स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं, तो मान लो डी डेल्टा, तो डेल्टा को अगर मान लो ये डेल्टा को आपको मेज़र करना है तो वो क्या होता है, डी ए मतलब एरिया, ये सरफेस का एरिया जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये एरिया, और इस रेडियस का स्क्वायर, इसको हम लोग स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं। तो जैसे मान लो एक आप टॉर्च लिए, टॉर्च से लाइट निकाला, टॉर्च से जब लाइट निकलेगा उसका जो डी एरिया, जितना एरिया टॉर्च कवर कर रहा है जिस एरिया को, उस वो हो जाएगा हमारा डी ए। और जिस पॉइंट से इस पॉइंट से इस यहाँ तक का जहाँ पे आपने मेज़र किया उसका एरिया, तो उसको हम लोग आर लेंगे। तो डी ए बाई आर स्क्वायर यही आपका स्टेरेडियन हो जाएगा। तो स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल किसके लिए मेज़र किया जाता है, 3D एंगल्स के लिए। जब भी हमारा कोई भी चीज़ 3D में होगा तो उसको हम लोग स्टेरेडियन बोलेंगे। स्टेरेडियन का क्या कहते हैं, सिंबल हो जाएगा आपका एस आर, और फार्मूला हो गया आपका डी ए बाई आर स्क्वायर। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर प्लेन एंगल होगा तो वो 2D में होता है, और उसका जो हम लोग रेडियन निकालते हैं या थीटा निकालते हैं वो डी एस बाई आर होता है। मतलब डी एस हो गया आर्क ऑफ द एंगल, आर्क क्या हो गया, ये लेंथ, ये वाला जो लेंथ मैं दिखा रहा हूँ आपको कर्सर से, ये लेंथ, और ये एंगल निकालना है, और ये आर रेडियस हो गया। अगर आपको इसी चीज़ को 3D में निकालना है, मान लो स्पेयर के लिए निकालना है, तो आपका स्टेरेडियन 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ए आपका हमेशा क्या होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया और कितना रेडियस है उसका स्क्वायर, यही आपका स्टेरेडियन बताएगा कि हाँ इतना स्टेरेडियन का मेरा कोई भी चीज़ है। तो अब मान लो कि आप जैसे इस सारे डायमेंशन का मैक्सिमम निकालना चाहो, कि मैक्सिमम क्या होगा, एक स्पेयर का पूरा स्पेयर का स्टेरेडियन निकालना है आपको, कि एक स्पेयर का स्टेरेडियन कितना होगा। एक स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो नीचे यहाँ पे देखो, एक मान लो आपको स्टेरेडियन निकालना है एक पूरे स्पेयर का, तो क्या होगा, एक स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसी फार्मूला में हम लोग डाल रहे हैं, डी ए की जगह क्या हो जाएगा, एक स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गया, 4 पाई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी स्पेयर का स्टेरेडियन पूछा जाए तो वो कितना होगा, 4 पाई। कैसे निकलेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आपका 4 पाई हो जाएगा। अब ये सारे जो हम लोगों ने एसआई यूनिट्स पढ़ा, इसके अलावा हम लोग का जनरल यूज में, मतलब डेली यूज में कुछ यूनिट्स और हैं। जैसे आप लोग मिनट्स बात करते हो, आवर वर्ड्स, बेसिक यूनिट वही है, सेकेंड है। अब आप कोई भी मिनट बोलोगे तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, आवर बोलोगे 60 मिनट्स हो जाएगा, या फिर आप 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। तो इसी तरह से ना कुछ मतलब क्या कहते हैं, जनरल यूज में हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे डे हो गया तो उसको डी बोलता है, 24 आवर्स को ही डे बोलते हैं। ईयर हो गया, 365 डेज हुआ उसको ही हम लोग ईयर बोलते हैं। डिग्री हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। फिर आपका लीटर हो गया, 1 DM स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ये 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना, बहुत काम का चीज़ है। 1 टन हो गया तो 1 टन में कितना किलो होता है, ये सर कॉमन है, मतलब जनरल लाइफ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो 1 टन हो गया तो उसमें 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 kg हो जाएगा। 1 कैरेट, आप गोल्ड को किस में मेज़र करते हैं, कैरेट, कितने कैरेट का गोल्ड है, तो 1 कैरेट वो 200 mg होगा, मिलीग्राम। तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो 1 बार, जैसे बाढ़ हुआ, बाढ़ भी हम जनरली कितने बार प्रेशर है, कितना बाढ़ किसके लिए यूज होता है, प्रेशर के लिए, तो 10 टू द पावर 5 पास्कल।
पी यहाँ पे क्या है, पास्कल है, या फिर आप मेगा पास्कल भी ले सकते हो, तो 0.1 मेगा पास्कल। तो हमारा ये सारा चीज़ जनरली यूज होता है। क्यूडी हो गया मर्करी के लिए, तो 3.7 10 सेकेंड्स पर सेकेंड्स, ठीक है। रोइटेजन है, आर है, इसका भी आपका 2.58 इंटू 10⁻⁻4 सी पर केजी होगा। क्विंटल हो गया तो 100 केजी होगा। बार्न हो गया, उसके लिए 10⁻28 मीटर स्क्वायर होगा। एयर है तो उसका 1 आपका 2 मीटर स्क्वायर होगा। हेक्टेयर है तो उसका 10⁴ मीटर स्क्वायर होगा। या फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, एटीएम, तो ये कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर आप इसको अच्छे से लोगे तो 1.013 होता है इंटू 10⁵ पास्कल। जनरली हम लोग 1 इंटू 10⁵ पास्कल ही यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो यूनिट्स यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, ये सारा आपका क्या है, जनरल यूज में आता है। इसको हम लोग एसआई यूनिट्स नहीं बोलेंगे। एसआई यूनिट्स के अलावा 2 स्पेशल एसआई यूनिट्स है, और ये हमारा जनरल यूज में आता है, आने वाले यूनिट्स हैं। यूनिट्स पढ़ा, अब हम आगे मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं इसमें यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मैं रेल में हूँ तो वहाँ पे भी हम लोग को कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे मान लो आप रियल लाइफ में अगर लोगे, तो मुझे मान लो कोई ट्रैक है तो उसको बैठाना है, तो उसके लिए हमको एंगल लगेगा, लेंथ लगेगा, सारा चीज़ें लगता है। तो हमारा उससे ना एक फाइनल कुछ निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि जब आपने मेज़र किया, जैसे मान लो कि आप डेंसिटी पकड़ लो। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आप मास अलग मेज़र करोगे, वॉल्यूम अलग मेज़र करोगे। मान लो आपने मास को बहुत एक्यूरेट मेज़र किया, लेकिन वॉल्यूम को आप सही से मेज़र नहीं कर पाए, तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है डेंसिटी, वो तो रॉन्ग आ जाएगा। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ रूल्स बनाए गए कि जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो उस टाइम में ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों फॉलो करना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर निकालो, जैसे डेंसिटी निकाल रहे हो या फोर्स निकालोगे या एनर्जी निकालोगे, तो जब आप कोई भी चीज़ निकालोगे तो आप वो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, आपको पार्ट वाइज निकालना पड़ेगा। पहले मास मेजर करोगे, फिर वॉल्यूम मेजर करोगे। वॉल्यूम मेजर करने के लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ मेजर करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका मान लो वॉल्यूम मेजर करने टाइम में लेंथ सही नहीं हुआ तो डेंसिटी भी सही नहीं होगा। हो सकता है आप मास सही मेजर किए लेकिन वॉल्यूम सही मेजर नहीं कर पाए। तो इसी के लिए हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी आप कोई भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर डिवीजन करोगे, तो उस केस में आपका जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, केस में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू, किसी का डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, उसका मास है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका, मान लो इसका जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1.688888। तो अब आप कितना तक लिखोगे, 1.688888 ऐसे लिखते जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में। तो मतलब अब कोई मान लो 1.6888 देगा, कोई हो सकता है 6 के बाद 5 8 दे, कोई 3 8 दे, कोई 4 8 दे। तो ये फाइनल डिसाइड कैसे होगा कि कितना लेना है, फाइनल रिजल्ट डेंसिटी का कितना लेना है। तो उसको निकालने के लिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवाइड करोगे, तो जो सबसे छोटा मतलब सिग्निफिकेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 1 2 3 4 है। नीचे वाले में डेंसिटी में कितना है, डेंसिटी का अगर वॉल्यूम वाला लोगे तो आप इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा ना, उतना ही आपका फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे मान लो डेंसिटी में क्या है, ऊपर मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 3 छोटा है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आपके फाइनल रिजल्ट में होंगे। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1.6888। अब यहाँ पे ये 9 क्यों हुआ ये आगे आप समझ पाओगे, ये राउंडिंग ऑफ किया गया है, इसलिए 8 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग +1 करते हैं। तो ये आप आगे समझ जाओगे। तो हमने यहाँ पे बेसिक यहाँ पे ये समझो कि अपने फाइनल रिजल्ट में क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही रखा है। अब सेकेंड रूल क्या है हमारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, जैसे मान लो आपको कोई भी चीज़ का यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया गया 436.32।
436.32 प्लस आप किसी चीज़ को मेज़र किए हो उसका लेंथ ही पकड़ लेते, चलो किसी चीज़ का लेंथ आया 436.32, दूसरा किसी चीज़ का लेंथ आया 227.2 प्लस किसी चीज़ का लेंथ आया 0.301। तो अब इसमें से आपका जब फाइनल एक्चुअल सम जब आप करोगे तो आ रहा है 663.821। तो अब आप बोलोगे कि इसमें हम कितना ले, मतलब 663.821 ले या 600, कोई स्टूडेंट क्या है 821 तक लेगा, कोई हो सकता है 663.8 तक ही ले, कोई हो सकता है 663.82 तक ले। तो इसके लिए रूल क्या है, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो आपका पॉइंट के बाद जिसमें भी सबसे कम डेसिमल पॉइंट है, जितना भी सबसे, जैसे यहाँ पे देखो आपका 436.32, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, 227.2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है। अब 0.301, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है। तो जितना भी सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा पॉइंट के बाद वाला, उतना ही आपको पॉइंट के बाद का डिजिट रखना है, उतना ही आपको रिजल्ट में भी डिजिट रखना है। तो आपका यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद क्या था 1, तो आपका रिजल्ट में 663.8 तक ही लिया जाएगा, 21 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो राउंडेड ऑफ करके ये आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा 663.8। अब देखो राउंडिंग ऑफ, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि आप यहाँ देखो ये रिजल्ट आया था 1.6888, लेकिन यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 6.89, मतलब 1.69। ये कैसे हो गया, तो इसी को हम लोग राउंडिंग ऑफ कहते हैं। कि मान लो जब ज़्यादा बड़ा फिगर हो ना, जैसे 1.743 है, तो इसको हम लोग, अब मान लो हमको राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब एक क्या कहते हैं, एक लिमिट तक ही आप लोगे ना, जैसे कोई चीज़ 1.3333 तो आप क्या 3333 लिखते रह जाओगे, नहीं वैसे नहीं लिखते, उसके लिए कुछ रूल्स है। तो राउंडिंग ऑफ का क्या क्या रूल है ये हम देखते हैं। चलो पहला क्या है, पहला केस क्या आ सकता है आपके पास कि कोई भी पॉइंट के बाद का जो डिजिट होगा ना वो लेस देन 5 होगा। जैसे मान लो 1.743 है, तो यहाँ पे 1.74 तक आपको लेना है मान लो, ठीक है। हाँ, तो ये 3 है बाद में, तो आप 3 को कुछ नहीं करना, मतलब क्या है, अगर 5 से नीचे है ये तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो रिजल्ट क्या होगा आपका 1.74 ही होगा। अगर यहाँ पे मान लो कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि पीछे वाला डिजिट है ना एक ज़्यादा बड़ा होता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यही वाला अगर आप पकड़ोगे तो 1.743 की जगह मान लो 6 होता। जैसे यहाँ अगला एग्जांपल क्या लिया 2.746 लिया, तो यहाँ पे जब 6 होगा मतलब क्या है 5 से ऊपर है। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से नीचे है तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर 5 से ऊपर है तो उसके पहले वाले डिजिट में ना 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिजल्ट देखो आप 2.746 है, फाइनल रिजल्ट क्या है आपका 2.75, मतलब 4 में एक ऐड कर दिया गया। अब मान लो कि आपका उस जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2.745 है, 5 हो गया, मतलब अब देखो जैसे 5 से ऊपर था तो एक ऐड करना था, 5 से नीचे है तो कुछ नहीं करना था। अब मान लो सच में सिर्फ 5 ही है, उस केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लो आप 2.745 है, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है जब आपका आगे वाला इवन होगा। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो 2.745 है तो 5 के पहले क्या इवन डिजिट है तो 2.74 ही रिजल्ट होगा। लेकिन मान लो अगर 2.735 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 745 है तो ये इवन प्लेस है 4, इसलिए जैसे जो था वही रिजल्ट हो जाएगा, मतलब 2.74 ही रहेगा। लेकिन 2.735 है मतलब 5 से पहले वाला डिजिट क्या है ऑड है, अगर लास्ट में क्या है 5 है और 5 से पहले वाला इवन है तो कुछ नहीं करना। अब अगर ऑड है तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है 2.74। समझ रहे हो कैसे करना है इसको। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। एग्जांपल 1.1। अब इसमें क्या है, क्यूब का मान लो आपको बोला जाता है कि किसी भी साइड का क्यूब जो है ना 7.203 मीटर्स है और उसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर देना है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको आंसर देना है। तो आपको उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 × a²। तो आप क्या करोगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 7.203 मल्टीप्लाइड बाय 7.203, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 311.299254। तो रिजल्ट इतना बड़ा आया, तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा रिजल्ट तो दे नहीं सकते, आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना है,
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या क्या हो गया आपका, एक तो यहाँ से देखो 311.2, मतलब यहाँ तक ही होगा आपका, ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अब इसको ना राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 2 के बाद क्या है आपको यहीं तक लेना है, 9 है, 9 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या बोल रहा था मैंने, आपको 1 ऐड कर देना है। तो एरिया आंसर जो होगा आपका क्या होगा 311.3, समझ रहे हो, 311.299 आया था 2.54, लेकिन हम लोगों ने पूरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नंबर देना है, तो 3 + 1 यहाँ तक हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको राउंड ऑफ भी तो करना है आपको, तो 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है 5+ है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा 2 में 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा 311.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1.2। अब इसमें आपको ना डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मास और वॉल्यूम दोनों चाहिए। तो मास दिया गया आपको 5.74 ग्राम। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वॉल्यूम दिया गया आपको 1.2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने आपको आगे क्या बोला था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तो पॉइंट के बाद जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल रिजल्ट उतने में ही रहेगा, ठीक है। ये आगे पढ़े थे हम लोगों ने, तो वही फॉलो करेंगे यहाँ पे। डेंसिटी 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, आप कैलकुलेशन करो, आपके कैलकुलेटर पे निकालो, देखो 4.783333 आ रहा है। इसको हम लोग पहले क्या है, आपको रिजल्ट किस में देना है, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवीजन है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था कि पॉइंट के बाद, नंबर के बाद पॉइंट जिसका कम होगा उतना ही रिजल्ट होगा। तो हम लोगों को 4 के बाद एक ही लेना है डिजिट, तो हम लोग को 4.7 तक ही लेना है। लेकिन अब देखो 7 तक लेना है, राउंड ऑफ भी करना है। राउंड ऑफ कैसे करोगे, 7 के बाद वाला डिजिट को देखो, 7 के बाद वाला डिजिट क्या है 8, मतलब 5 से 1 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 4.8। तो फाइनल रिजल्ट हम लोग 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, है ना। तो ये इस तरह से आपको फॉलो करना है। अब अगला रूल है हमारा, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। चलो तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी। ये हस्ती क्या ले रहे थे, हाँ चलो तो अब देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या है। जैसे आप कभी भी कोई भी मेजरमेंट करोगे तो आप ना एक्यूरेट मेजरमेंट कभी नहीं कर पाते हो, उसमें ना कुछ एरर रहता ही है, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर्स भी कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो लेंथ मान लो किसी भी चीज़ का 16.2 सेंटीमीटर है, तो उसमें एक ना रिलेटिव एरर होगा। ये जब आप मेजर जब करने के हो सकता है आपने 16.2 में कुछ या तो 16.3 के आसपास था या फिर वो 16.1 के आसपास था, या तो मतलब 0.1 का एरर वहाँ पे पॉसिबल है। तो वो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एरर को हम लोग कम से कम कर पाए उसके लिए क्या कहते हैं, हम लोग रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ का लेंथ है तो उसमें एरर होने का कितने का चांस है, 0.1 सेंटीमीटर होने का चांस है। तो वो जो आपका वैल्यू जितना एरर हो सकता है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस लेंथ में रिलेटिव एरर होने का कितना चांस है, 0.1 बाय डिवाइडेड बाय 0, मतलब इक्विवेलेंट टू 0.6 के आसपास। तो आपका इसका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी चीज़ का अगर आप लेंथ निकाल रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा 16.2 प्लस माइनस 0.6, ये आपका उसका अनसर्टेनिटी होगा। अगर आप ब्रेथ ले लो, मान लो 10.1 किसी चीज़ का लेंथ ब्रेथ है, तो उसमें प्लस माइनस 0.1 का अनसर्टेनिटी रह सकता है, तो उसमें रिलेटिव आपका एरर कितने का हो सकता है, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 100, तो अप्रोक्स 1% का। तो 1% का क्या है, अनसर्टेन आपका रह सकता है। मतलब आपका ये जो ब्रेथ हम 10.1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो उसमें 1.1% का आपका क्या है अनसर्टेनिटी रह सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा 10.1 प्लस माइनस 1%। अब इसको हम आगे जब देखते हैं तो देखो इसमें कुछ रूल्स इसी के लिए बनाया गया है कि जब आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो अनसर्टेनिटी कितना लेना है, डिवीजन होगा तो कितना लेना है, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना लेना है मेजरमेंट में, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट में। तो
जब आपका पहला रूल क्या है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लेंथ हमारा क्या था, 16.2 था, यहाँ देखो ये है ना 16.2 था, और ब्रेथ क्या था, 10.1 था। अनसर्टेनिटी को अभी हम नहीं ले रहे हैं, देखते हैं। तो रिजल्ट कितना है, 163.62, ठीक है, एरिया इतना आ गया हम लोग का। लेकिन अनसर्टेनिटी को अब हम लोग को क्या करना है, रूल क्या कहता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा तो उस केस में जितना भी अनसर्टेनिटी होगा वो ऐड हो जाएगा, एड अप हो जाता है। तो आपका जब यहाँ पे आप देख रहे थे लेंथ में अनसर्टेनिटी कितना था, 0.6 का था, ब्रेथ में कितना था, 1% का था। तो ये अनसर्टेनिटी क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 1.6% का अनसर्टेनिटी वैल्यू है। तो अब ये फाइनल वैल्यू कितना निकलेगा आपका, 1.63.62 जो एरिया आपने रियली निकाला है, इंटू 1.6% का अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2.6। तो आपका राउंडिंग ऑफ के बाद कैसे निकालोगे, फाइनल रिजल्ट कैसे निकालोगे, ये देखो बेस जो आपका निकला 163.62 प्लस माइनस एज पर रूल आपने क्या किया, आपका जो भी अनसर्टेनिटी था उसको आपने ऐड करके 1.6% किया, 1.6% से इससे कितना निकला 2.6, तो प्लस माइनस 2.6 होगा। अब इसको आप दोनों को राउंड ऑफ कर लो तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 163.62। अब ये 6 क्या है, 5 से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 में एक ऐड हो जाएगा, तो 164 हो गया। इसलिए 2.6, तो 6 क्या है, 5 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे 3 ले लिया गया। तो ये फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 164 प्लस माइनस 3। तो ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी को माइंड में रखते हुए फाइनल कैलकुलेशन के बाद का रिजल्ट। अब अगला रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्सेप्शंस। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। अगर सब्ट्रैक्शन और एडिंग होता है तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स होगा ना, उसी को हम लोग लेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हो आप 12.9 माइनस 7.06, तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही है, इसमें 2 डिजिट है, तो मिनिमम क्या हो गया 1। तो माइनस करने से आपका कितना आ रहा है, 5.84 आ रहा है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर जो होगा, रिजल्ट क्या होगा ना, 5.8 होगा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब भी सम अप होता है तो पॉइंट के बाद का डिजिट को लिया जाता है ना। तो इसलिए इसका रीज़न क्या हुआ कि आंसर इतना क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो भी है पॉइंट के बाद का डिजिट क्या है, 1 ही है, मतलब डेसिमल के बाद का 1 ही था, इसलिए हम लोग इसको 5.8 ही करेक्ट आंसर हुआ। अब 8 तक ही क्यों रहा, अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो ये यहाँ पे राउंड ऑफ होके ऊपर जाता। 5 से नीचे है 4 है, इसलिए 5.8 तक ही है। ये थोड़ा याद रखने का चीज़ है ना, राउंडिंग ऑफ हमेशा ध्यान में रखना है। 5.84 है इसलिए 5.8 तक है। 5.8 मान लो यहाँ पे 6 होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5.9 हो जाता, क्योंकि राउंड ऑफ 5 से ऊपर होने से एड अप होता है उसके पहले वाले में, ठीक है। तो अब रूल थर्ड क्या है, रिलेटिव एरर एंड वैल्यू साइज। जब भी आप ना छोटी चीज़ों को ऐड करोगे, कोई भी छोटी वैल्यूज़ को, तो उसमें ना आपको एरर होने का चांसेस ज़्यादा होगा। और आप जब भी आप कोई भी बड़ा चीज़ का वैल्यू को एड अप करोगे या फिर आप निकालोगे, वहाँ पे एरर का चांसेस क्या होता है, कम होता है। जैसे अब देखो इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, कि आप एक एग्जांपल लो, 1.02 ग्राम, उसमें रिलेटिव एरर होने का कितना चांस रहेगा, प्लस माइनस 0.01 ग्राम का। अब उसी के साथ अगर आप 9.89 ग्राम लोगे तो उसमें भी प्लस माइनस 0.1 ग्राम का हो सकता है, एरर होने का चांस रहेगा। तो आप यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालो इसमें छोटे वैल्यू में, 0.01 डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 100, ये रिलेटिव एरर हो गया कितना, 1%। लेकिन अगर आप इस वाले में निकाल रहे हो तो 0.01 क्या है, प्लस माइनस कितना आपका करेक्शन होने का चांस है, 0.01 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू 9.89 इंटू 100, तो आपका कितना रहा, 0.1। आप क्या देख रहे हो, जब आपका छोटा वैल्यू था तो करेक्ट रिलेटिव एरर क्या था, ज़्यादा था, और जब आपका कोई भी वैल्यू बड़ा है तो रिलेटिव एरर क्या है, आपका कम है। तो इसी को हम लोग रूल 3 कहते हैं, कि जब आप कोई भी छोटा कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ आपका छोटा एरर भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन आप कोई भी बड़ा चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे आप जस्ट एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप लैब में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो लैब में आप क्या छोटे छोटे सैंपल्स पे काम करते हो, तो वहाँ पे आपको ना एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पॉइंट के बाद का भी वैल्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन मान लो आप कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करो,
ब्रिज क्या है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे आपको पॉइंट के बाद के वैल्यू का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस की। अगर आप छोटी चीज़ों में जब कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे आपको पॉइंट के बाद के वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है। लेकिन अगर आप बड़ी चीज़ों में कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पे आपका करेक्शन रिलेटिव एरर होने का, करेक्शन मतलब क्या है, रिलेटिव एरर क्या, एक तरह का करेक्शन कि हमारा फाइनल रिजल्ट में कितना करेक्शन होगा, तो वो होने का चांसेस क्या है, कम है। तो जब भी आप कोई भी छोटी चीज़ों का मेजरमेंट करोगे तो उसमें आपको रिलेटिव एरर ज़्यादा हो सकता है, जब भी बड़ी चीज़ों का मेजरमेंट करोगे रिलेटिव एरर कम रहेगा। अब अगला रूल क्या है, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रूल। कैलकुलेशन रूल्स क्या कहता है ना कि जब भी आप मल्टी स्टेप कैलकुलेशन करते हो, जैसे कि मान लो आपका ना कोई कैलकुलेशन बहुत लंबा है, तो वहाँ पे ना आप पहले ही राउंड ऑफ करना चालू मत कर दो। इनिशियल स्टेप्स में ही हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का लेंथ और ब्रेथ निकाला आपने, तो अब लेंथ निकला 1.026, तो आपने क्या किया, उसको राउंड ऑफ करके 1.02 ले लिया। वैसे नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में ना जो भी वैल्यू आ रहा है ना, उसको जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद का वैल्यू रख पाओ उतना बेटर आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इनिशियल स्टेप्स में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में कभी भी राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। राउंडिंग ऑफ कब किया जाता है, जब आप फाइनल रिजल्ट लेके जा रहे हो कोई भी चीज़। जैसे मान लो डेंसिटी निकालना है, तो हमको मास, जब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास का जो भी आप कैलकुलेशन करके निकाले हो, वॉल्यूम जो भी कैलकुलेशन करके निकाले, उसमें राउंड ऑफ मत करो। लेकिन आपका डेंसिटी के बाद मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जब आप कर चुके, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में इनिशियल स्टेप्स में राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। यही है हमारा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रूल। अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चीज़ का मान लो ना वैल्यू निकला था 0.1044, ठीक है। तो हम क्या किए कि नहीं चलो भाई, मेरा मन हुआ कि नहीं हम ना 0.104 तक ही लेंगे। तो हमने क्या किया उसका, अब देखो 0.104 तक ही लिया, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 9.58 को अगर जब किया तो उसका मान लो रिजल्ट आ रहा है 0.1044 तक आ रहा है। लेकिन हम क्या किए, 3 तक ही लेंगे भाई, नहीं हम राउंड ऑफ कर देंगे और 3 तक ही लेंगे, ठीक है। तो 3 तक जब आपने लिया तो आपका रिजल्ट कितना है, अब 0.104 को जब आप उलट दो, जैसे क्या है 1 डिवाइडेड बाई 9.58 किया तो 0.1044 आया। अब ना आप बोले कि नहीं हम लास्ट वाला एक 4 को हटा देंगे, ठीक है, हटा दो भाई। तो 1 डिवाइडेड बाई जब आप 0.104 करोगे तो वापस आपको 9.58 नहीं मिलने वाला, आपको क्या मिल जा रहा है, 9.62। समझ रहे हो आप कि आपको कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में ना राउंडिंग ऑफ स्टार्टिंग में नहीं करना है, रिजल्ट के बाद करना है। लेकिन अगर आप वही कैलकुलेशन में क्या है 0.1044 था, आप 0.1044 ही रखते, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको वापस 9.58 ही मिल रहा है, जिसका आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था। तो क्या करना है, कभी भी ये हमेशा याद रखना है कि इनिशियल कैलकुलेशंस में हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन में कभी भी इनिशियल स्टेज में राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। जब भी राउंडिंग ऑफ करेंगे फाइनल रिजल्ट में ही राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। अब अगला टॉपिक लेते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, ये चीज़ समझ रहे हो कि नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हर वो चीज़ ना जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो रियल लाइफ में आप डेली यूज़ करते हो, वही है फिजिकल क्वांटिटीज़। आप लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, सब चीज़ को महसूस करते हो, देख सकते हो। करेंट हो, थर्मल टेम्परेचर हो, ये सारा चीज़ आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। लिमिनेस इंटेंसिटी हो गया, ये सारी चीज़ देख सकते हो। इसको फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम ना फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए रखा गया। तो हमारा अगला ये टॉपिक क्या था कि डायमेंशन क्या है, किसी भी चीज़ का ना डायमेंशन। जैसे आपने क्या है बेसिक यूनिट्स पढ़ा था, 7 बेसिक यूनिट्स थे, तो उन सारे बेसिक यूनिट्स से ही लेकर हम ना आगे डायमेंशन बनाते हैं। डायमेंशन क्या है, किसी जैसे लेंथ है, लेंथ को हम लोग L लिखेंगे, और इसको हमेशा नोटेशन जो है वो किया जाता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में। तो लेंथ के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना आप, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा माइंड में रखना है, याद रखना है। ये बेस है, बेस डायमेंशन है। जैसे बेस यूनिट्स था उसी तरह से बेस डायमेंशन है। तो बेस डायमेंशन भी कितना होगा हम लोग का, 7 होगा, 7 होगा। तो लेंथ के लिए क्या होगा, कैपिटल L अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में L, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ का डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम का T अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए A अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है ना यूनिट उसका, तो K अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। लिमिनेस इंटेंसिटी क्या था यूनिट उसका, कैंडेला, तो उसका CD होगा, CD अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे मेजर करते थे, मोल में, MOLE, और उसका यूनिट क्या होता था, MOL।
तो MOL अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सारे हैं ना 7 हमारे क्या है, बेस डायमेंशंस हैं। इसी से हमारा सारा आगे का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आगे अब देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको बोला गया वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन फार्मूला, लेंथ क्या है, एक तरह से लेंथ को हम लोग डायमेंशनली कैसे मेजर करते हैं, एल से। ब्रेथ, कोई भी चीज़ का लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, सबको तो मीटर में ही आप मेजर करोगे। तो सब क्या है, एल एल एल, तीनों के लिए क्या होगा, लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल होगा, एल एल एल। तो ये l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, तो कितना हो गया, तीनों 1 + 1 + 1 3, तो l टू द पावर 3 हो गया। तो इसका पूरा मतलब, जैसे अगर आपको बोलेगा वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो इसमें मास है नहीं है, टाइम है नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, m टू द पावर 0, क्योंकि मास नहीं था वॉल्यूम में। लेंथ l पे पावर कितना था 3, तो l टू द पावर 3, और टाइम पे, यहाँ टाइम तो है नहीं वॉल्यूम में, तो इसलिए t टू द पावर 0। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको ना कभी भी अपना डायमेंशनल फार्मूला निकालने के टाइम में ना जितना तोड़ पाओ बेस यूनिट में, कोई भी चीज़ को ना एकदम बेस यूनिट में तोड़ दो, बस आपका डायमेंशनल फार्मूला उसी तरह बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मास को और तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ये सारा चीज़ आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम, एक टाइम आया, फिर वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, एक टाइम और आया, और डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है, तो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली फार्मूला क्या हो गया, मास इंटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। अब इसमें इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, मास के लिए m होगा अंडर स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, लेंथ के लिए l होगा, ठीक है, टाइम के लिए t टू द पावर स्क्वायर होगा। अब इसको आप एक लाइन में लिखोगे तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया फोर्स के लिए आपका डायमेंशनल फार्मूला। जब भी बोलेगा तो ml t टू द पावर -2, और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और था, जैसे मान लो आप ना इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, ये सारे चीज़ों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसका मीनिंग अलग है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ का मीनिंग अलग निकलता है, ये आगे आप पढ़ोगे, ये सारा चीज़ u होता है, उसको u से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी v से होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ अलग अलग है। हाँ, ये आगे हम लोग समझेंगे। एवरेज वेलोसिटी, उसका मीनिंग अलग है, स्पीड अलग है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, स्पीड में आपका डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है। दोनों में ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये देखो है अलग अलग चीज़, लेकिन उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है, क्योंकि ये सारा चीज़ क्या करता है, हम लोग का गति को बताता है, कोई भी चीज़ का स्पीड को बताता है। तो कोई भी सेम टाइप ऑफ थिंग्स को ना जब आप बेस यूनिट्स में लेके आके, जैसे कोई भी फार्मूला हो, कितना भी फार्मूला हो, कोई भी बड़ा फार्मूला, फोर्स है, एनर्जी है, कुछ भी, उसको आप ना बेस यूनिट्स में जब तोड़ के उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो ना, उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे इस कोई भी इनिशियल स्पीड हो, फाइनल स्पीड वेलोसिटी हो, स्पीड हो, या फिर एवरेज स्पीड हो, उसका सारे का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, ml t टू द पावर -1। क्यों हुआ ये, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी में क्या है, मास कहीं नहीं आता, इसलिए m टू द पावर 0 हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, l से मेजर करते हैं, इसलिए l टू द पावर 1 हो गया। और बाय टाइम होता है, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, इसलिए t टू द पावर -1, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखना है, आगे बढ़ना है। डायमेंशनल फार्मूला और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला, मान लो कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। लेकिन उसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कब कहेंगे, कि जब मान लो वॉल्यूम है ना, उसके आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो अब जब भी आप वॉल्यूम बोल रहे हो, उसका मतलब हो गया ml t टू द पावर m0, l टू द पावर 3 और t टू द पावर 0। तो ये आपने क्या किया ना, इतना कुछ नहीं लिखने के लिए, जैसे मान लो आपको कोई बड़ा फार्मूला लिखना है, उस टाइम में बार बार आप m0, l3, t टू द पावर इतना तो नहीं लिखोगे, तो आप ना उसको शॉर्ट में लिखना चाहोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, आप v को अंडर स्क्वायर ब्रैकेट ले लोगे। तो ये क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, डायमेंशनल। जब हम लोग ना कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से इक्वेट करने लगते हैं, फाइनल मतलब बेस यूनिट को छोड़ के हम लोग मेन वैल्यू को
अगर अंडर ब्रैकेट ले लिए तो उसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। डायमेंशनल, अब जैसे इसको देखो, ए डायमेंशनल फार्मूला इज जस्ट ए एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटिक डायमेंशन। जैसे कोई भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन जो है वही उसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। लेकिन डायमेंशन इक्वेशन लिंक्स दैट फार्मूला टू क्वांटिटी सिंबल यूजिंग एन इक्वल साइन। लाइक ऐसे अगर आपको बोलेगा डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए तो फोर्स, जैसे आप फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन लिखो तो आपको फोर्स किससे दिखाया जाता है, एफ से। तो एफ के बाहर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, इज इक्वल टू दोगे और उसका डायमेंशनल फार्मूला रखोगे। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, मतलब सॉरी ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। और फार्मूला क्या हुआ, सिर्फ ये राइट साइड वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या होता है। जैसे कोई भी डायमेंशन है ना, उसको आप उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, सिंपल रूल्स है कि अगर आप कोई भी चीज़ को ऐड करना चाहोगे तो उसका ना डायमेंशन सेम होना चाहिए। दो अलग डायमेंशन वालों चीज़ को ना आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि लेंथ है 5 मीटर प्लस 2 मीटर, आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ 5 मीटर प्लस 2 सेकेंड ऐड करो, कर पाओगे? कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वही उसी को ना होमोजेनिटी कहते हैं कि सेम डायमेंशन वाले चीज को ही हम एडअप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और क्या इक्वेशन के लिए क्या है कि जैसे ये देखो, ये यहाँ पे जब मैं समझा रहा था आपको कि डायमेंशन इक्वेशन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है, तो ये देखो आप सेम डायमेंशन वाली चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अब इक्वेशन क्या है ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ का इक्वेशन है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू ml t टू द पावर -2। तो यहाँ पे ना कोई भी इक्वेशन, आगे आपको बताएंगे हम, कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन वो सेम होगा। अगर सेम नहीं है तो आपका जो है ना इक्वेशन या जो भी फार्मूला आपने लिखा है वो गलत है। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी यही बोलता है हम लोगों को कि कोई भी चीज़ का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, है ना। ठीक है, अब और क्या है डायमेंशनल थिंग्स में, कोई कुछ चीज़ों का ना डायमेंशनल लेस होता है, मतलब उसका डायमेंशन नहीं होता। जैसे आप कोई भी प्योर नंबर पकड़ लो 1 2 3 4 5 6, हाफ हुआ, 0 हुआ, इसका कोई भी डायमेंशनल लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। कोई भी चीज़ का रेशियो है, मान लो थीटा 30 डिग्री बाय 20 डिग्री, इसका कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो कुछ चीज़ें क्या है उनका डायमेंशन लेस होती है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस है, जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग पढ़ते थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है डायमेंशनल लेस है। तो हर चीज़ का डायमेंशन नहीं होता, कुछ चीज़ क्या होता है डायमेंशन लेस भी होता है। ठीक है, अब जैसे ये चीज़, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि इक्वेशन, तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या होता है, आपका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो उसको हम लोग चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है, ये आगे आपका आएगा, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अभी आपने यहाँ पे देखो क्या पढ़ा है कि सेम डायमेंशन वाले चीज़ों को ही सिर्फ आप एड अप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये x इसका डायमेंशन, x नॉट इसका डायमेंशन, v इंटू टी का डायमेंशन और हाफ इंटू AT स्क्वायर का डायमेंशन, सारे का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि आप मतलब अलग अलग डायमेंशन वालों को ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और क्या है आपका कि लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। चलो यहाँ पे देखना, अब सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखो x लिया आपने, x क्या है डिस्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका डायमेंशन क्या होता है L होता है। ओके ठीक है भाई, राइट हैंड साइड का आप एक चीज पकड़ रहे हो, ये सारा समय है, मतलब सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एक्स नॉट स्टार्टिंग पॉइंट, एक्स नॉट क्या होता है कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वी नॉट होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वही स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी चीज़ का इनिशियल पॉइंट जो होता है उसको भी तो आप लेंथ में मेजर करोगे, तो उसका भी क्या डायमेंशन L होगा। अब वी नॉट इंटू टी, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम इंटू टी टाइम, तो LT टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय टी, तो इसका भी डायमेंशन क्या निकल के आया L ही आया। ठीक है, अब देखो इसका डायमेंशन भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। चलो भाई आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हाफ AT स्क्वायर। अब हाफ का क्या होता है कोई डायमेंशन लेस है उसका, मतलब कोई वैल्यू नहीं, मतलब उसको लेना नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT टू द पावर -2। एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, अब वेलोसिटी क्या है LT टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय T
तो एल टी टी द पावर माइनस टू क्या होगा आपका एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो अब ये दोनों जब आप ऐड करोगे तो एल हो गया टी टू द पावर माइनस टू प्लस टू कितना हो गया 0। इसका मतलब ये भी एल निकला। तो आपका देखो ये वाला इसका एल, इसका भी एल, इसका भी एल और इसका भी एल। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी सेम डायमेंशन वाले को ही सिर्फ आप ऐड अप कर सकते हो। इस इक्वेशन में क्या मिला आपको, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम, मतलब सारे सेम डायमेंशन के हैं, इसलिए इसको ऐड अप किया गया है। ठीक है, ओके। अब और दूसरा रूल क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ पे देखो एक्स नॉट का डायमेंशन क्या है एल, और ये वाला डायमेंशन एल एल एल, मतलब सबका डायमेंशन सेम है। इधर वाले का भी डायमेंशन एल निकला, इधर वाले का भी डायमेंशन एल निकला। एवरी पार्ट ऑफ इक्वेशन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, समझ में आ गया कैसे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। डायमेंशन वाला चीज पढ़ा ना, तो उससे हमको कंक्लूजन क्या मिला कि अगर कोई भी चीज वो अगर डायमेंशनल फार्मूला फेल करता है, इफ अ फार्मूला फेल्स द टेस्ट इट इज 100% रॉन्ग। मान लो कि आपका ये वाला जो फार्मूला था ना, ये डायमेंशन टेस्ट फेल हो जाता, तो हम ये गारंटी दे देते कि ये इक्वेशन ही भाई तुमने रॉन्ग लिखा है। लेकिन अगर कोई पास करता है तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते हो कि वो डायमेंशनली, अगर कोई, मतलब ये कहने का है कि अगर कोई भी चीज़ डायमेंशनली फेल हो गया तो 100% वो फार्मूला गलत है। लेकिन अगर वो पास हो गया तो उसमें ना आप ये नहीं कह सकते हो कि वो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो हाफ होता है ना, हाफ हुआ या 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है या कुछ होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। मान लो अब इसका जो आपने पूरा इक्वेशन निकाला तो इसको आप डायमेंशनली चेक किए, अब ये हाफ हटा दो तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन फार्मूला करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि फार्मूला में तो हाफ का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हाफ 80 स्क्वायर की जगह हम सिर्फ 80 स्क्वायर रखें तो दोनों में तो मेरा तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर डायमेंशनली रॉन्ग है मतलब तो फार्मूला 100% रॉन्ग है, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो फार्मूला भी करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल लिया गया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट वी टी 50/80 स्क्वायर। यहाँ क्या था हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ 50/80 स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो ये एक कोई फार्मूला है, जस्ट मान लेते हैं कोई एक फार्मूला है, यहाँ 50 हटा भी दोगे ना तो डायमेंशनली सबका, इसका भी एल आएगा, इसका भी एल आएगा, इसका भी एल आएगा, इसका भी एल आएगा, तो ये क्या डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन फार्मूला करेक्ट होगा अगर हम 50 को हटा देंगे तो नहीं होगा। तो हमको डायमेंशन से सिर्फ हम क्या चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो मतलब फार्मूला ठीक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है ये हम गारंटी नहीं दे पाएंगे, है ना। चलो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंसीडर एंड इक्वेशन 12 इज इक्वल टू, हम लोग चेक करते हैं, डायमेंशनल चेकिंग करते हैं कि चलो एनसीईआरटी का ये आपका एक क्वेश्चन है कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो हाफ mv स्क्वायर जो है वो mgh के बराबर है कि नहीं है, ये डायमेंशनली हम लोग चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर क्या है, हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं, तो हाफ को आप चलो हटा दो। ठीक है, m मास का m होता है, ठीक है m ले लिया यहाँ पे। वेलोसिटी का क्या होता है L/(-1)। अब देखो ना, कभी भी ना कन्फ्यूजन हो या भूल जाओ आपकी वेलोसिटी का क्या होता है L/(-1) ऐसा भूल भी जाओ, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन L होता है, और टाइम का क्या होता है T⁻⁻1। डिस्टेंस बाय टाइम है ना, इसलिए T⁻⁻1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या है L/(-1)। तो यहाँ पे क्या है mv स्क्वायर, m का m हो गया, वेलोसिटी का L/(-1) होल का स्क्वायर। ठीक है, तो m इंटू L⁻², T⁻⁻²। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हम अगर mv स्क्वायर का निकाले तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकला m⁻1 L⁻², T⁻⁻1। चलो अब राइट साइड देखते हैं mgh। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये एक्सेलरेशन है एक्चुअली g। ठीक है, तो m का क्या हो गया, मास का क्या हो गया m, एक्सेलरेशन क्या होता है L⁻⁻²। अब एक्सेलरेशन निकला कैसे, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होता है L⁻⁻1 डिवाइडेड बाय टाइम, इसलिए T⁻⁻²। ठीक है, इनटू हाइट क्या होता है लेंथ का L। ठीक है,
तो इसको m1 l कितना है यहाँ पे, एक l यहाँ एक l यहाँ, 1 + 1 कितना हो गया l⁻², t क्या है एक -2, t⁻²। अब देखो लेफ्ट साइड का जो है आपका डायमेंशनल फार्मूला कितना निकला ml t⁻², और इसका क्या निकला ml⁻², t⁻²। बोथ साइड का सेम है ना, इसका मतलब क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। और ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डायमेंशनली करेक्ट है मतलब वो फार्मूला ठीक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो फार्मूला 100% गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे, मतलब एनर्जी क्या है, जूल में मेजर करते हैं, जे है। ठीक है, उस इज इक्वल टू kg m/s²। ठीक है, ये एनर्जी का जो है ना, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं उसका ये यूनिट है। ठीक है, तो इसको ना इसी चीज़ का अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है कि अगर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी m²v⁻³ होता है। और अगर आप कहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अलग अलग फार्मूला में भी निकालते हैं, जैसे m²v², काइनेटिक एनर्जी फिर ½ mv²। कोई बोल देगा काइनेटिक एनर्जी ma है, कोई बोलेगा 3/16 mv² है, कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस ma है। तो आपने इसको कैसे पता करोगे कि इसमें से कौन सा फार्मूला करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो उसको पता करने के लिए क्या है, आपको सबका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा। चलो पहला चेक करते हैं। अब देखो जैसे जूल का क्या है, इसका डायमेंशन पहले निकाल लो। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है kg m² टाइम मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। तो m kg का m हो गया, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो l² हो गया। टाइम का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर है, (2⁻⁻1 है तो t⁻⁻1। तो हमारा एनर्जी का जो डायमेंशन है ना वो ये हो गया। तब इस डायमेंशन से जो इसमें से ABCDE तक जो मैच हो जाएगा वो सारा करेक्ट होगा, और जो मैच नहीं होगा वो 100% रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब जैसे k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v²। तो m क्या है, मास है, मास m⁻² हो गया इंटू वेलोसिटी l⁻⁻1 का क्यूब। तो m⁻², l क्या है यहाँ पे 3 हो जाएगा, l3 t⁻⁻3। तो ये इससे मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, मतलब ये फार्मूला गलत है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। k इज इक्वल टू ½ mv² दिया है, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता इसलिए नो डायमेंशन लिखा है। m मास का m होता है l⁻⁻1 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको m1 हो गया, l⁻² हो गया, ये ना स्क्वायर है इसलिए l⁻² हो गया, t⁻⁻2 हो गया। अब ये वाला जो आपका डायमेंशन निकल के आया वो इससे मैच हो रहा है, हाँ मैच हो रहा है, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब k इज इक्वल टू, कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। चलो भाई चेक करके देख लेते हैं। तो मास का क्या हो गया m हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया l⁻⁻²। तो ml⁻⁻²। क्या ये मैच हो रहा है इससे, नहीं हो रहा क्योंकि एक l कम है इसमें, इसका मतलब ये रॉन्ग है, 100% ये फार्मूला रॉन्ग है। चलो और देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी 3/16 mv² होता है। मान लो ये 3/16 का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, उसके लिए नो डायमेंशन लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय m का क्या है m हो गया, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी l⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो इसका जब आप निकालोगे तो m l² t⁻⁻2, ये इससे मैच हो रहा, मतलब इसका भी फॉर्मूला सेम है, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको निकालो ½ mv² प्लस ma। ये देखो mv² का डायमेंशन यहाँ निकाला था आपने, ma का यहाँ निकाला था, ये दोनों को जोड़ दिए। पहले तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही फेल हो गया। कोई भी दो चीज़ जब जोड़ा जाता है तो उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। देखो ये आपस में ही मैच नहीं हो रहा, इसलिए क्या लिखा है यहाँ, कैन नॉट सिंप्लीफाई। ये आप इन दोनों का डायमेंशन ही सेम नहीं है तो ऐड कहाँ से कर लोगे, जब भी डायमेंशन सेम नहीं हो तो आप उसको ऐड अप नहीं कर सकते, इसलिए ई जो है ये भी रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। डिराइव ए फार्मूला। चलो हम ना एक फार्मूला निकालते हैं कि मान लो डायमेंशन का यूज़ क्या है, मतलब कोई यूज़ प्रैक्टिकल इसका यूज़ है कि नहीं है। तो इससे ना आप डायमेंशन के यूज करके आप ना कुछ फार्मूलाज निकाल सकते हो। अगर आपको बेसिक पता है कि हाँ ये वाला क्वांटिटी इस सारी बेसिक चीज़ों से, बेसिक डायमेंशन से अगर बना है तो आप ना उससे फार्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है और हम आपको बता दें कि टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बॉल जो उसमें नीचे से बॉल होता है, बॉल का मास से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन चीज़ पे ही वो डिपेंड करता है। अगर ये मैंने आपको बता दिया, ये तीनों चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
क्या कहते हैं, टाइम पीरियड क्या है, ये तीनों चीज़ के प्रोपोर्शन है। तो आपको अब ना इसका सारे चीज़ का फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो चलो उसके स्टेप वाइज देखते हैं। स्टेप 1 क्या होगा कि जैसे जब मैंने आपको बोल दिया क्या कि टाइम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और मास ऑफ द बॉल पे। तो टी इज इक्वल टू के क्यों लिया कि हो सकता है डायमेंशनली करेक्ट होता है, लेकिन क्या पढ़ाया था आपको, डायमेंशनली करेक्ट होता है लेकिन उसका ना कुछ चीज़ डायमेंशन लेस होता है। जैसे मान लो इस फॉर्मूले में आगे में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1/2 आएगा, क्या आएगा हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया कि कोई एक कांस्टेंट के आएगा। टी इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, हो सकता है 1 आए, 1 भी आ सकता है, तो के कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमने क्या लिया, टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एल टू दी पावर, कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, इस कुछ भी हो सकता है, जी पे पावर कुछ भी हो सकता है, एम पे पावर कुछ, इसलिए हमने एल पे पावर एक्स लिया, जी पे पावर वाई लिया, एम पे पावर जेड लिया। और के क्या एक कांस्टेंट नंबर है, ये एक्स वाई जेड का हम लोग पावर अभी आगे निकालेंगे। तो अब देखो टाइम का जो ना डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 0, टी टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, अब एल पे पावर क्या है एक्स, और हाँ ठीक है, एक ये लेंथ इसके लिए लिख रहा है, एल पे पावर एक्स है, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -2, और उस पे पावर वाई, ये देखो ये वाला चीज को यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय एम, एम पे पावर जेड। अब ये सारे चीज को ना हम इक्वेट करते हैं, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 1 इज इक्वल टू एम, यहाँ पे एम कहीं पे और है नहीं है, तो एम पे पावर जेड हो गया, ठीक है। एल पे पावर क्या था आपका, यहाँ पे एल पे पावर वाई है, तो एल पे पावर वाई हो गया, और यहाँ पे एल पे पावर एक्स है, तो एक एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो एल पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2y, यहाँ पे 2 था, टी टू पावर -2 है, मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो यहाँ पे टी टू पावर -2y। अब बोथ साइड को ना आप इक्वेट कर दो, तो मास पे पावर क्या है 0, तो और मास पे क्या है जेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू 0, एम का एम टू द पावर 0 इधर इक्वेट किया किससे, इस साइड के एम पे पावर 0 से, तो जेड का इज इक्वल टू क्या हो गया 0, मतलब मास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो है ना इस फॉर्मूला में मास होगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब टाइम देखते हैं, टी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपने इस लेफ्ट साइड में क्या लिया, टी टू द पावर 1, तो टी टू द पावर 1 ले लो, 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस वाई, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम टाइम को लेते हैं, तो टाइम को लेते हैं, टाइम पे पावर कितना है 1, ठीक है 1, और इस साइड में क्या है, टाइम इज इक्वल टू -2y, तो -2y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2। चलो -1/2 इसको रहने दिए, y हमारा निकल गया, मतलब टाइम का कितना पावर निकल गया -12। अब हम चलो लेंथ को लेते हैं, तो लेंथ पे पावर क्या हो गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और इस साइड लेंथ में क्या था लेफ्ट साइड में एल पे पावर 0 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू -y, इसका मतलब x इज इक्वल टू y क्या है हाफ है, -12 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया हाफ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू 1/2 निकल गया। चलो तो इस हम जो यहाँ पे निकाले इसमें क्या क्या निकाले, x पे पावर हाफ, यहाँ देखो x हाफ आया, x हाफ आया है, ठीक है ओके। y कितना निकला -12, y -12 निकला, ओके भाई, और z क्या निकला 0, z क्या था मास के लिए था, तो मास 0 निकला। तो हम फाइनली सब में बैठाते t इज इक्वल टू के इंटू एल टू द पावर हाफ, जी टू द पावर -2 -1/2, और m टू द पावर 0, मतलब m तो चला गया, m किसी भी पावर 0 होता है तो क्या होता है वो 1 हो जाता है, इसलिए m चला गया, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि डायमेंशनली t इज इक्वल टू के इंटू एल बाई जी होगा, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू एल बाई जी होगा। अब ये आगे आप जब पढ़ोगे तो एक्चुअली के का वैल्यू जो होता है ना 2π होता है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π एल बाई जी होता है, ये आगे आप पढ़ोगे। हाँ, तो यहाँ से हम ना डायमेंशनली देखो, डायमेंशन जो हम आगे पढ़ाई किए हैं उससे हमको देखो कितना
फ़ायदा हो गया कि अगर आपको कोई भी बता दे कि कोई भी चीज़ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आप उससे ना डायमेंशनली एक इक्वेशन निकाल सकते हो। सिर्फ आप क्या निकाल पाओगे, कांस्टेंट का वैल्यू। कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है ये आगे समझाया जाएगा आपको। तो बेसिकली ये है कि डायमेंशन का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है, और उससे हम लोग एक डायमेंशनली फार्मूला से डायमेंशनल इक्वेशन भी, एक फाइनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू रूट एल बाई जी। के 2 पाई होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली ना ये चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यही था। अब इसको ना हम एक समरी ले लेते हैं। चलो फिजिक्स का जो हम लोग ने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका समरी लेते हैं। चलो एक्चुअली हम इस चैप्टर में पढ़े क्या, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। साइंस है जहाँ पे आपको यूनिट, किसी भी चीज़ का कैसे मेज़र करोगे, कैसे जानोगे किसी भी चीज़ को, उसका एक नामांकन एक तरह से समझ लो कि लेंथ है तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, किसी चीज़ का वेट है तो कैसे मेज़र करेंगे, किस यूनिट में करेंगे। इंडिया हो या कहीं भी और इंटरनेशनली, हर मतलब कंट्री में जो भी साइंटिस्ट है उसको प्रॉब्लम ना, उसके लिए सेम यूनिट में हर जगह मेजरमेंट किया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा हम लोगों ने, बेस क्वांटिटी और यूनिट्स क्या होता है। हर चीज़ का एक बेस क्वांटिटी बना दिया गया। जैसे लेंथ है तो भाई उसको आप मीटर में ही मेज़र करो, क्योंकि कोई अगर मान लो सेंटीमीटर में मेज़र कर दिया, कोई mm में मेज़र कर दिया, मिलीमीटर में मेज़र कर दिया, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों ने हर चीज़ का एक बेस क्वांटिटी बनाया और उसका एक SI यूनिट बनाया। ठीक है, लेंथ का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, थर्मल टेम्परेचर का केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ कोई सब्सटेंस है तो उसका मोल में होगा, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है तो उसका कैंडेला में होगा। ये भाई याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। हमारा क्या, ये बेस क्वांटिटीज़ था। बेस क्वांटिटीज़ से ही हम लोग डिराइव्ड फार्मूला भी बनाते हैं। जैसे क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी क्या है, बेस क्वांटिटी है। मास m क्या है, मीटर क्या है, बेस क्वांटिटी है। सेकंड क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, जितना भी हमारा फार्मूला बना है इस पूरे फिजिक्स के वर्ल्ड में, वो सारा हमारा बेस क्वांटिटीज से ही बना है। अब पूरे जैसे हमारा क्या है, हर कंट्री, बहुत सारा कंट्री है, हर कंट्रीज में अलग अलग बहुत हाई लेवल के हमारे साइंटिस्ट हैं। तो सारे साइंटिस्ट एक ही यूनिट यूज़ करें, इसी के लिए हम लोगों ने क्या, इंटरनेशनली एक सिस्टम को यूज़ किया, जिसका नाम क्या दिया गया, SI, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि सारे जो SI यूनिट्स थे, हमारे SI यूनिट्स जो भी हम लोगों ने इंटरनेशनली रखा है, सबका हम लोगों ने क्या है, एक सिंबल दे दिया। क्योंकि मान लो बार बार ना 10 मीटर 15 मीटर पूरा लिखने का जरूरत क्या है, बार बार इतना कौन लिखेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म दिया कि भाई मीटर जो भी लिखेगा वो स्मॉल m में लिखेगा, किलोग्राम जो भी लिखेगा वो kg में लिखेगा, सेकेंड्स जो भी लिखेगा वो S करके लिखेगा, एम्पियर को A लिखेगा। ये नहीं कि आप पूरा AMPERE ऐसा नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ A लिखेगा। तो हर चीज़ का क्या, एक हम लोगों ने सिंबल दे दिया। ठीक है, इसके अलावा और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों कोई भी चीज़ का क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसमें कितना डिराइव्स फार्मूला होता है, कितना करेक्शन होता है। कोई भी चीज़ कांस्टेंट होता है, उसमें कुछ भी करेक्शन भी होता है बहुत सारा, वो सारा करेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। राउंडिंग ऑफ किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या है, कोई भी चीज़ का सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाला जाता है, किस तरह से निकालते हैं, वो सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर अप किया है। डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि कोई भी चीज़ है वो डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो सारा चीज़ भी हम लोगों ने देखा। डायमेंशन फार्मूला का यूज़ भी देखा, प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है उसका। एक डायमेंशनल फार्मूला से हम लोग पूरा एक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर अप किया है। तो ये जो है ना, ये लास्ट में एक छोटा सा समरी हो गया आपका कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया। अब आगे के वीडियोस में इस टॉपिक से हम लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो या मेडिकल एग्ज़ाम हो, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा शॉर्ट्स के फॉर्म में। छोटे छोटे शॉर्ट्स डालेंगे, उस शॉर्ट के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। साथ ही NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।